केदार घाटी में आप सभी का स्वागत है और केदारनाथ जी की यात्रा पर चल चुका हूं मैं। और हर साल की तरह इस साल भी ये यात्रा बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। तीसरी बार मैं कर रहा हूं और एक्साइटमेंट फर्स्ट टाइम वाली ही है। तो चलते हैं, करते हैं यात्रा, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे दर्शन होते हैं और बाकी सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलती रहेगी। जय श्री केदार। केदारनाथ धाम की मेरी यात्रा इस बार थोड़ी अलग थी क्योंकि मैं 4 धाम की यात्रा पर था और गंगोत्री धाम में दर्शन के बाद यहाँ पहुंचा था। लेकिन हर बार की तरह गौरीकुंड नहीं बल्कि गौरीकुंड से 30 किलोमीटर दूर गुप्तकाशी में रुका था। पिछले 2 बार से मैंने जो केदारनाथ जी की यात्रा की है मैं गौरीकुंड में रुक रहा था और वहाँ पे होटल्स वगैरह अच्छे नहीं मिलते हैं। इस बार मैंने थोड़ा कंफर्ट को प्रेफर किया क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि बढ़िया होटल्स वगैरह यहाँ पे है कि नहीं। तो वहाँ पे गौरीकुंड में तो नहीं है, लेकिन मैं इस बार रुका हूँ गुप्तकाशी में। और ये आप देखो, ये यहाँ का मेरा रूम है और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है, मतलब व्यूज़ वगैरह यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपको देखना है मैं बाहर दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ रूम है। इस बार मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ और केदारनाथ जी में भी इस बार थोड़ा अलग है, वो भी मैं जाकर आपको दिखाऊंगा और सारी डिटेल बताऊंगा। इस पूरी 4 धाम और केदारनाथ यात्रा के लिए मैंने पैकेज अद्भुत उत्तराखंड नाम की कंपनी से लिया था और इन्होंने ही मेरे होटल, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर यात्रा के सारे अरेंजमेंट्स किए थे। और आप भी अपनी यात्रा के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए काफी भीड़ थी, इसलिए मुझे रात को लगभग 2:30 बजे ही गुप्तकाशी से निकलना पड़ा। लगभग 1.5 घंटे में पहुंच गया हूं मैं यहाँ पर सोनप्रयाग में। और जो कार होती है वो आपको यहाँ पर सोनप्रयाग के पार्किंग पर ड्रॉप कर देती है और ये है वो पार्किंग। अब देखते हैं वो शटल जीप की टिकट कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है, सब आगे जानते हैं। भीड़ भाड़ तो यहाँ पर भी अच्छी खासी है, पूरी पार्किंग फुल है और पीछे से ट्रैफिक लगा हुआ था, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग गया यहाँ तक पहुँचने में। केदारनाथ धाम तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार पहुँचना होता है। यहाँ से पूरे दिन की ट्रिप करके आप गुप्तकाशी, फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग या गौरीकुंड किसी भी जगह रुक सकते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है जो आप अगले दिन शुरू कर सकते हैं। केदारनाथ या 4 धाम की किसी भी धाम की यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले से करवाना अनिवार्य होता है, जो आप इस वेबसाइट के थ्रू करवा सकते हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पर चेक होता है, वो चेक हो गया है। और लोगों को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ही कितने सारे सोए हुए हैं। बहुत लोगों को होटल वगैरह नहीं मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सारी प्लानिंग, सब चीज़ें एडवांस में आप करवा के रखें जिससे कोई प्रॉब्लम ना होए। और मतलब होटल फुल रहते हैं तो जब जगह ही नहीं रहेगी तो लोग रहेंगे कहाँ, तो ऐसे मजबूरी में सोना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और एडवांस में सारी चीज़ें रखें। तो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। जनरली सोनप्रयाग में काफी महंगे होटल मिलते हैं, इसलिए यात्री इसके पहले ही रुकना पसंद करते हैं। पर महंगा मिलने की वजह भी है क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड की शेयरिंग जीप यहीं से मिलती है। इसलिए आप गौरीकुंड के अलावा कहीं भी स्टे किए हो, सुबह 4 से 4:30 बजे के करीब सोनप्रयाग पहुंच जाएं, क्योंकि शेयरिंग जीप सुबह 4 बजे से चलना शुरू हो जाती है। लगभग 1 घंटे की ये लाइन है और जिसके बाद वहाँ आप दूर देख रहे होंगे जीप वगैरह दिख रही है और वहीं पे मिलेगी। कोई काउंटर तो अभी तक इसका नहीं दिखा है कि आपको टिकट वगैरह लेना होगा, शायद यहीं पे पहुँच के ही मिल जाएगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का ये रास्ता लगभग 6 किलोमीटर का है, जिसके लिए जीप वाले 50 रुपए पर पर्सन लेते हैं। दिन का उजाला हो गया है और गौरीकुंड पर पहुंच गया हूं मैं। टाइम जो हो रहा है वो 5:45 हो रहा है, मतलब 5:45 बजे यहाँ पे आ गए हैं। और अब देखते हैं कितना समय लगता है ऊपर तक पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से अब मैं करने वाला हूँ पैदल यात्रा और लगभग 16 किलोमीटर की जो चढ़ाई होगी। थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं और 50 रुपये इसने लिए हैं, कोई काउंटर वगैरह नहीं होता है, आराम से बस आप बैठो, मतलब वहीं पे अंदर ही टिकट वगैरह हो जाता है। अगर आप 2 व्हीलर से आने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको सोनप्रयाग में ही अपनी गाड़ी की पार्किंग करनी पड़ेगी।
लेकिन मई जून के मंथ में भीड़ इतनी होती है कि पार्किंग फुल हो जाती है और रोड के किनारे ही काफी दूर पहले ही गाड़ियों को जगह मिल पाती है। केदारनाथ जी की यात्रा जब आप शुरू करते हैं तो आपकी शुरुआत होती है यहाँ से गौरीकुंड से। गौरीकुंड से आप चलना भी स्टार्ट करते हैं और गौरीकुंड में स्नान करने की भी मान्यता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको बहुत ठंड लगेगी, यहाँ पर जो है पानी वो बिल्कुल गर्म कुंड है और यहाँ पर आपको गर्म कुंड में नहा के फिर उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से होता है यहाँ का सिस्टम। और आप देख रहे होगे लोग बढ़िया नहा रहे, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है, पुरुषों के लिए अलग यहाँ पे बना है। अगर आप पालकी या पिट्ठू से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से ही ये सुविधा मिल जाती है, लेकिन इसके लिए भी काउंटर पर लंबी लाइन लगती है। वहीं अगर आप घोड़े खच्चर की सुविधा लेना चाहते हैं तो इसका काउंटर गौरीकुंड से लगभग आधा किलोमीटर आगे मिलता है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने के लिए अगर आप खच्चर का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप गौरीकुंड से लगभग आधा पौना किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये प्रीपेड काउंटर है। यहाँ पर आप आएंगे और आप घोड़े वाले आपको ले आएंगे और अपना कार्ड देंगे, ये आई कार्ड है ये घोड़े वाले का, तो ये देंगे और काउंटर पे इसको लेके आप जाएंगे और 3200 रुपये आपको देना पड़ेगा। काउंटर पे ही प्रीपेड पहले से देना पड़ेगा आपको, जो घोड़े वाला है वहाँ तक पहुँचा देगा केदारनाथ धाम तक का। तो यहाँ से वहाँ तक का किराया है 3200 रुपए, जिसको देके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ट्रैक के 1 किलोमीटर बाद आपको भीड़ भाड़ से थोड़ी सी मुक्ति मिलती है और यहाँ से आता है पैदल यात्रा का असली आनंद। दर्शन हो गए आपके? हाँ जी, हाँ जी। कैसे हुए? बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है, लेकिन इस बार थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। वैसे ओवरऑल सब अच्छा है। जब इनका बर्थ हुआ तो डॉक्टर ने बोला था ये चल नहीं पाएगा, लेकिन श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बन के तो उसमें बहुत ऐसी शक्तियाँ सूचित होती है। जय श्री केदार। केदारनाथ यात्रा हर साल अप्रैल या मई के महीने में अक्षय तृतीया के दिन शुरू होती है और अक्टूबर या नवंबर के मंथ तक चलती है और भाई दूज पर कपाट बंद होते हैं। मई जून में सबसे ज्यादा भीड़ होती है, हालांकि ये मौसम सही होता है। वहीं जुलाई से मिड सितंबर में बरसात की वजह से भीड़ सबसे कम होती है, क्योंकि इस वक्त पहाड़ों से पत्थर गिरने का डर होता है और सितंबर एंड से नवंबर के बीच नॉर्मल भीड़ होती है। तो सबसे अच्छा समय सितंबर के बाद ही होता है, जब भीड़ भी कम होती है और मौसम भी ठीक होता है, बस ठंड थोड़ी बढ़ जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर की अपनी यात्रा हो गई है और ये डंडी मैंने कैरी की हुई है, मतलब इस बार 4 धाम की यात्रा पर हूँ तो शुरू से ही किया हुआ है, यमुनोत्री में ही ले लिया था। आप भी जब आएँ इस यात्रा पे आएँ तो इसको ज़रूर रख लें, काफ़ी आसानी होती है, 20-30 रुपये में मिल भी जाती है और शुरुआत में ही ले लें। अगर आप घोड़े पिट्ठू कुछ भी करना चाह रहे हैं तो शुरुआत में ही कर लें, ऐसा नहीं है बाद में आप करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी और पैसे भी आपके उतने लगेंगे। मतलब आप ऊपर जाओगे तो मिलना थोड़ा आसान नहीं होता है और पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। नीचे से आप लोगे तो आपको जो गवर्नमेंट का रेट है प्रॉपर वो उस पर घोड़े पिट्ठू मिल जाएंगे। बाकी अगर आप पैदल चलने में सक्षम हो भाई और मतलब चल सकते हो तो क्या मतलब है, पैदल चलो, उस यात्रा का अपना मज़ा ही होता है। ट्रैक के दौरान आपको खाने पीने की सभी चीजें मिलती रहेंगी और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क मुश्किल से ही मिलता है और नेट बहुत स्लो चलता है और कॉल भी आसानी से नहीं लगती, इसलिए कैश कैरी करना प्रेफर करें। दर्शन कर लिए? नहीं, आप जा रहे हो? दिक्कत हो रही चलने फिरने किसी चलने की क्या बात है, डरने की क्या बात है? हर हर महादेव। हर हर महादेव। लगभग 3.5 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में आता है चीरबासा भैरव जी का मंदिर। चीरबासा भैरव मंदिर की एक कहानी है। जब पांडव जब उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध खत्म हो गया, फिर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि बोला कि हमने इतने भाई बंदों का सारा वध किया है तो हमें अब मोक्ष कैसे मिलेगा। उन्होंने बोला कि मोक्ष तो आपको भोलेनाथ के दर्शन करने से ही मोक्ष मिल पाएगा। तो उन्होंने तुरंत संन्यास त्यागने का वो कर लिया और सारे राजपाट अपने बेटे को दे करके संन्यास के लिए चले गए। जब ज्यों ही यहाँ पे आए तो यहाँ पे भैरवनाथ प्रकट हो गए। भैरवनाथ ने उनको बोला कि मुझे कुछ न कुछ चीज़, मतलब कोई दान या कुछ न कुछ चीज़ दिए मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। उनके पास कोई पैसा था नहीं,
केवल धोती लपेट के पूरा संन्यास धारण कर दिया था। फिर द्रौपदी ने यहाँ पे अपने साड़ी का एक पल्लू चीर करके उनको भेंट के रूप में दी। फिर इसी नाम से यहाँ पे चीरवासा भैरव मंदिर नाम पड़ा हुआ है। केदारनाथ यात्रा की जो ट्रैक होती है इसमें आपका पहला पड़ाव गौरीकुंड के बाद होना चाहिए जंगल चट्टी में, जो कि लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और अपने साथ ये इलेक्ट्रॉल वगैरह रखे रहें, कुछ खाते पीते रहें, पानी की बोतल तो ज़रूर कैरी कर लें, ग्लूकॉन डी वगैरह रख लें, कुछ टॉफ़ी वगैरह रख लें। ये सब चीज़ें रखे रहेंगे तो आपकी जो यात्रा रहेगी आसान रहेगी। और जहाँ पे भी लगे प्यास लगे पी लेना चाहिए, और जहाँ पे भी लगे कुछ खाने का मन करे हल्का फुल्का खाते पीते रहना चाहिए, तो आपके लिए आसानी रहेगी यात्रा करने में। आराम से सांस न फूले, आराम से रुक रुक के चले, ऐसे ही ये यात्रा होती है और आनंद भी इसी में आता है। यात्रा के दौरान चीजें आपको सामान्य रेट से थोड़ी ज्यादा प्राइस पे मिलेंगी, लेकिन धाम ऊंचाई पर है तो यहाँ तक सामान पहुँचाने का काफी खर्चा आता है, इसलिए यहाँ पर चीजों का दाम थोड़ा बढ़ के ही मिलता है। गौरीकुंड से लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं भीमबली में, और भीमबली में घोड़ों का भी पड़ाव आता है। और यहाँ पर आप आते हैं जैसे ही तो ओपन व्यू पूरा दिखाई देने लगता है, मतलब नज़ारे एकदम से बदल जाते हैं। जो अभी तक चलते हैं पूरा ये चेंज हो जाता है, और इसी के आगे से चढ़ाई भी अच्छी खासी स्टार्ट होती है। अभी तक जो चलती है वो नॉर्मल ठीक ठाक रहती है, बट इसके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ तक पहुँचने में लगभग मुझे लग गए हैं 3.5 घंटे, और यहाँ से दूरी जो रह जाती है केदारनाथ धाम की 10 किलोमीटर रह जाती है। देखते हैं कितना समय और लगता है। नज़ारे बदलने के साथ ही इस बार मुझे पहली बार इस यात्रा में कुछ फॉरेनर्स भी देखने को मिले। वहीं दूसरी तरफ पिछली बार से कहीं ज्यादा इस बार टॉयलेट्स भी इन रास्तों में इंस्टॉल कर दिए गए थे, और मेडिकल रिलीफ पॉइंट्स भी। भीमबली में खच्चर का अगला काउंटर पड़ता है, और अगर आपको सच में यहाँ तक पहुँचने में ज्यादा प्रॉब्लम महसूस हुई है तो आप खच्चर हायर कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद रामबाड़ा से चढ़ाई काफी कठिन हो जाती है। टाइम हो गया है कि कुछ खा पी लिया जाए। मैगी ले ली है मैंने, 60 रुपए की यहाँ पे मिली है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने। यहाँ पे राजमा चावल, दाल चावल, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो 12 बज जाए तो मतलब जो लंच का टाइम आपका होता है तो उस टाइम आप कर सकते हैं, और रामबाड़ा क्रॉस कर लें, उसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है तो कहीं पे ब्रेक लें, और फिर उसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं आराम से। केदारनाथ यात्रा जनरली 2 तरह से होती है, पहली कार से, दूसरी 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर के केस में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट कार से प्लान कर रहे हैं तो एक बार सोच लें, क्योंकि पहली बात पहाड़ों पर कार ना चलाने का एक्सपीरियंस होता है, दूसरा पार्किंग की समस्या, और तीसरा ट्रैफिक। केदारनाथ जी की ट्रैक के दौरान आपको अपने बैग में कुछ चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए। क्या क्या मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ें जो मैंने बैग में रखी हुई हैं वो दिखा देता हूँ। रेन कोट ये ज़रूर रखें, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर अपने साथ ग्लव्स रख लें, विंटर कैप रख ले, ये बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा टी शर्ट्स वगैरह रख ले, इतना कर ले। और जैकेट तो आप एक पहनेंगे ही, वो भी होनी चाहिए। सनग्लासेस लगाते हैं तो वो रख लें। खाने पीने के आइटम मैं कुछ खा पी चुका हूँ तो वो है, बाकी मैंने ये भुजिया वगैरह रखी है, बिस्किट रख लिए, नमकीन वगैरह है, ब्रेड बटर वगैरह रख सकते हैं। और इधर एक है ये इलेक्ट्रॉल, ये भी खा पी के ख़त्म कर चुका हूँ मैं। तो ये सब है, मटरी वगैरह है, ये रख सकते हो आप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है मल्टी प्लग, ये है, इसको रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब यहाँ पे स्टे करते हैं तो यहाँ पे सॉकेट एक ही रहता है, तो उसमें आप लगा दोगे तो आप 2-3 चीज़ें अपनी चार्ज कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको रखना चाहिए। और मैं देख लूँ क्या रखा है मैंने, एक्स्ट्रा शर्ट भी मैंने रखा हुआ है। तो इतनी चीज़ें हैं, काफ़ी हैं। और पैसे की बात करें, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई पैसे कितने रखें। पैसे मैंने जो रखे थे वो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये रखे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप बीच में आपका मन कर जाता है कि भाई घोड़े या फिर चलने में तकलीफ़ हो जाती है, तो पिट्ठू वगैरह आप करते हो या घोड़ा वगैरह करते हो तो 3200 रुपये के आसपास लगता है आपका। तो ऊपर तक आप आते हो तो उसके लिए कम से कम पैसे रखोगे तभी तो होगा। गूगल पे यहाँ चलता है, बट अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं होगा, यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आप कैसे दोगे पैसे। तो इन सब की वजह से आपको पैसे अपने पास कैश में रखने चाहिए ठीक ठाक, जिससे आप यहाँ पे अपना खर्चा चला सको। इतने खर्च होते नहीं है, पर रखना चाहिए आपको। वहीं ट्रैक के दौरान आप एक थर्मल वियर और मोटी टी शर्ट या हुडी पहने, जो कि काफी होती है, क्योंकि चलने की वजह से आपको थोड़ी गर्मी भी लगती है।
रामबाड़ा से लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद इस बार यहाँ भंडारा भी लगा था। घोड़ा चलाते हैं घोड़ा चलाते हो? अच्छा, दिन भर में कितने चक्कर? और 2-4 चक्कर लगा लेते हैं। 2-4 चक्कर हो जाते हैं। बड़ी मेहनत करते हो भाई तुम लोग। तो क्या कहा, भगवान ने शरीर ही ऐसा दिया है, मेहनत करना। नहीं सर, ये दिया, आशीर्वाद भी दिया है, लोगों की सेवा कर रहे हो। सही बात। मामूली बात नहीं है। मतलब कब आते हो? इसी टाइम आते हो यात्रा के दौरान? अच्छा, तो 3-4 महीना 6 महीना चलाते हो? हाँ, 6 महीना चलते हैं प्रॉपर। बाकी 6 महीना फिर क्या कर रहे हो? उसके बाद क्या करना, पढ़ाई वगैरह पढ़ाई वगैरह अच्छा, चलती है। पढ़ाई भी कर रहे हो भैया आप क्या क्या कॉलेज में? हाँ, कॉलेज में BSc फर्स्ट ईयर है, ये BSc सेकंड ईयर। पढ़ाई करो भाई, मेहनत करो। भाई क्या, ये तो ऐसा है ना, घर में कुछ काम नहीं है तो काम नहीं मजे लेने के लिए जन्नत दिखती है यहाँ। जन्नत दिखती है क्या बाबा? बाबा का आशीर्वाद है।